रोजेलिन नाम की एक डिसाइपल जो इंडिया में रजनीश के आश्रम में 6 महीने तक थेरेपी ग्रुप से गुजरी थी, उसने मैककॉर्मिक को बताया कि आश्रम में सेक्सुअली प्रोमिस्क्यूअस बिहेवियर और आश्रम के नोटोरियस ग्रुप सेक्स ऑर्गीज में भाग लेने के लिए खासकर महिलाओं पर साइकोलॉजिकल दबाव डाला जाता था। बातों बातों में रजनीशपुरम की एक साथी ने बताया कि वो 70 लोगों के साथ सोई थी और एक ने कहा कि 150, और ये बात तब की है जब वो 16 साल की भी नहीं हुई थी। एक बात और, रजनीश कभी ये नहीं चाहता था कि उसके किसी भी फॉलोअर्स के कोई भी बच्चा हो। उन्होंने अपनी सभी वुमेन ऑफिशियल्स उनको नसबंदी करवाने को कह दिया था। ऑस्ट्रेलिया की कंसर्न क्रिश्चियन ग्रोथ मिनिस्ट्री की 1983 की रिपोर्ट के हिसाब से रजनीशपुरम में बच्चों को एक दूसरे के साथ सेक्सुअल एक्सपेरिमेंट करने के लिए कहा जाता। लेकिन 1983 की गर्मियों में रजनीश के 3 इंडियन फॉलोअर्स को बॉम्बे पुलिस ने गिरफ्तार किया और उन पर पुणे में रजनीश फाउंडेशन से सैकड़ों हज़ारों अमेरिकी डॉलर की तस्करी करके ओरेगोन में ले जाने की कोशिश करने का आरोप लगाया गया था। और उसी समय इन्वेस्टिगेशन करने वाले लोग ये भी अंदाजा लगा रहे थे कि रजनीश की जो 93 रोल्स रॉयसेस है, जैसा कि कहा जाता है कि ये डोनेट की गई थी, हो सकता है कि ये जो इलीगली कमाए हुए पैसे थे उनको लीगल बनाने का एक तरीका हो। शुरुआत ओशो के एनलाइटनमेंट से करते हैं। जैसा कि मैंने पिछले वाले वीडियो में भी कहा था कि रजनीश को एक पेड़ के नीचे बैठे बैठे मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस हुए और वो तब से एनलाइटन हो गए। तब उनकी एज 21 की थी। अब जो इंसान एनलाइटन है और इतना ज़्यादा बुद्धिमान भी जो कि था, ये बात तो है, एक तो उन्होंने 1.5 लाख से भी ज़्यादा किताबें पढ़ी हुई थी, मतलब बहुत ज़्यादा ज्ञान। उनके उस टाइम पर लाखों में फॉलोअर्स थे। डेली प्रवचन देना, प्रश्नों के जवाब देना, लोगों की एक से एक समस्या सुलझाना, सब कुछ करना। लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी अब तक उनके जैसा कोई भी बना क्यों नहीं? जबकि एक ने तो कमेंट में कहा भी है कि मैं ओशो को 15 साल से सुन रहा हूँ। मतलब इतना सुनने के बाद भी मेरे वीडियो को देखने आ गया। अजीब इंसान है। सेम की सेम पिक्चर जग्गी वासुदेव के साथ भी है। उसे भी मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस हुए और उसके भी करोड़ों में फॉलोअर्स हैं। इसके बावजूद अब तक कोई भी एनलाइटन नहीं हुआ। और यहाँ तक कि रजनीश के सबसे क्लोज रहने वाले माँ आनंदशिला और माँ योग लक्ष्मी, इनका भी हृदय परिवर्तन नहीं हुआ। इनके इतने सारे फॉलोअर्स क्या बस फॉलोअर्स ही रह गए? और जब बाद में शीला ने रजनीश को धोखा दिया तो उसके जाने के बाद ये कह रहे हैं कि शीला ने कभी भी मुझे सुना नहीं। Sheila never meditated. Not only that, you must have observed, she never even listened. While I was speaking, she was sleeping. अब जब उसने सुना नहीं तो फिर सेक्रेटरी क्यों बना रखा था? क्योंकि उसने पैसे इकट्ठे किए थे इसलिए। इतना बड़ा कल्ट बनाने के बाद में आखिर मिला तो मिला ही क्या? अब रजनीश को देख के कैसा लगता है? मतलब कूल, स्वीट स्वीट सी आवाज़ और गुस्सा तो कभी किया ही नहीं होगा इन्होंने, है ना? और इनकी तो एंगर को लेके भी कितनी अच्छी सोच है। Remember that if somebody creates anger in you, tell the person that you will come after 24 hours to answer him. And for 24 hours wait. And after 24 hours. सुना आपने? 24 घंटे में सामने वाले को जवाब देना चाहिए। सही है। अब ये बात फिर से उस वक्त की है जब शीला इनको छोड़ के चली जाती है। तारीख थी 13 सितंबर 1985 और ये रजनीश को बिना बताए चली गई थी। और इस बात पर तो रजनीश आग बबूला हो गए। मतलब खुद पर कोई कंट्रोल ही नहीं रहा। और वो उनकी 24 घंटे वाली सोच पता नहीं वो तो कहाँ चली गई। और इतना ही नहीं, इन्होंने पहले कहा था कि मेरे ना ही कोई फॉलोअर्स हैं और ना ही मैं ऐसा कुछ चाहता हूँ। I don't want followers. I don't impose any doctrine, any cult, any philosophy. People go on asking me, how many followers you have? I have not a single follower in the whole world. Because my whole work is to destroy followers. लेकिन जब शीला गई तो इन्होंने गुस्से में क्या कहा? She did not even come to say goodbye to me. How long you can hide? And if the police is not going to take the action, then my people will take the action. मतलब क्या है इसका? पहले आप कह रहे हैं कि मेरे कोई फॉलोअर्स नहीं है और अब आप कह रहे हैं कि मेरे लोग देख लेंगे। अजीब केस है। और इतना ही नहीं, इतने दिनों तक तो ये चुप थे और जैसे ही शीला वहाँ से गई इन्होंने उस पर बोलना शुरू कर दिया। एक से एक आरोप लगाने लगे।
क्राइम्स गिनवाने लगे। Sheila and her group, they tried to kill 3 people. They have attempted to murder people in the commune. They have attempted to murder people in Dallas. They have attempted bugging people's houses, my own house. Sheila wanted one of our pilots to take the bombs and crash the plane against the Vasco County office. One of the offices of Vasco County was burned. मतलब ये सब क्राइम्स बताने का भी एक तरह से वेट हो रहा था कि कब शीला यहाँ से जाए और मैं इसके बारे में खुलकर बताऊं। ओरेगोन के एक लोकल एक्टिविस्ट विन मैककॉर्मिक ने द न्यू रिपब्लिक में एक आर्टिकल पब्लिश किया, आउटसाइड द लिमिट्स ऑफ द ह्यूमन इमेजिनेशन, जिसमें वाइल्ड कंट्री को उन्होंने क्रिटिसाइज किया क्योंकि उसमें उन्होंने रजनीश के जो फॉलोअर्स थे उनकी एक्टिविटीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा खुल के नहीं बोला था, खासकर वहाँ की महिला और बच्चों के साथ सेक्सुअल असोल्ट, और इसके साथ साथ उनके एड्स एपिडेमिक फैलाने के इंटेंशन के बारे में। इस आर्टिकल में एवा रेंजी इन्होंने रजनीश एनकाउंटर ग्रुप में अपना अनुभव बताया कि उनके साथ क्या क्या हुआ था वहाँ। उन्होंने कहा कि कमरे में 18 लोग थे, मैं सिर्फ जेन को जानती थी जो 50 साल का डचमैन था। ग्रुप का लीडर वहाँ आया, मतलब उन्होंने वहाँ ग्रुप्स बना रखे थे और हर एक ग्रुप का एक लीडर होता था। उसने आगे कहा, अचानक से एक महिला ने खुद को दूसरी महिला पर फेंका और उस पर चिल्लाई, तुम मुझे गुस्सा दिलाती हो, तुम एक वेम्पायर हो, मैं तुम्हारा चेहरा नोचना चाहती हूँ, तुम गंदी चीज़ हो, और वो उसे पीटने लगी। इस बीच 2 महिलाएं और एक युवक उठ गया। वो लगभग 18 साल की एक लड़की पर कूद पड़ा और उसके कानों पर मुक्के मारते हुए कहा, तुम मेडोना की एक कैरी कैचर हो, तुम्हें लगता है कि तुम हमसे बेहतर हो, है ना? तुम यहाँ सबसे खराब इंसान हो। उस लड़की की नाक से खून बह रहा था। उसने खुद को इन सब से बचाने की पूरी कोशिश की। फिर लीडर ने कहा, तुम्हें शायद लगता है कि तुम्हारा इन सब पर कंट्रोल है, तुम्हारा खुद पर भी कंट्रोल नहीं है। रेंसी को ग्रुप लीडर्स ने जेन के साथ रात बिताने के लिए कहा था। हालांकि रात का खाना खाने के बाद वो जल्दी सो गई। अब अगले दिन लीडर ने पूछा कि पिछले 24 घंटे में क्या क्या हुआ, लेकिन जेन अचानक से उछला, मुझे खींचने लगा और बेरहमी से मुझे पीटना शुरू कर दिया। वो चिल्लाया ज़ोर से, तुम वेश्या हो, तुमने मुझे शर्मिंदा किया है, तुम कर्स्ड वुमेन हो, मैं तुम्हें मार डालूंगा। रेंजी ने कहा, मैं डर गई, मेरी नाक से खून बहने लगा। मैं चिल्लाई कि यह तुम्हारी समस्या है, अगर तुम्हें कुछ भी ऐसा लगा हो तो। जेन ने उसे और पीटा। उसने रेंजी का ब्लाउज फाड़ दिया और फ्लोर पर फेंक दिया जैसे कोई पागल हो। वो मेरे ऊपर बैठ गया, मेरे सिर पर मुक्कों से मुझे पीटा, मेरी गर्दन दबा दी। इसके बाद अचानक से उसने मुझे छोड़ दिया। थोड़ी देर तक सब कुछ सही रहा और रेंजी को भी ऐसा लगा कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन फिर एक और आदमी ने मुझ पर हमला किया और कहा कि बिल्कुल यही, तुमने क्या सोचा था कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं। फिर 2 महिलाओं ने रेंजी को पकड़ लिया और फिर पूरे ग्रुप ने। रेंजी ने आगे कहा, इसके बाद जो हुआ वो एक बुरे सपने जैसा था। एक ने कहा, हमारे साथ लड़ो, कायर कहीं की, क्या तुम यहाँ पवित्र बनोगी, तुम वेश्या। रेंजी एक कोने से दूसरे कोने में भाग गई। उन्होंने मुझे पंचेस मारे, खरोचा और लाते मारी, मेरे बाल खींचे। उन्होंने रेंजी के ब्लाउज और पेंट को फाड़ दिया। वो पूरी तरह से हो गई। इसके बाद वो ज़ोर से चिल्लाई, मुझे जाने दो, मैं यहाँ से निकलना चाहती हूँ। लीडर ने इशारा किया, जिसके बाद उन्होंने उसको जाने दिया। एक बात और, रजनीश कभी ये नहीं चाहता था कि उसके किसी भी फॉलोअर्स के कोई भी बच्चा हो। उन्होंने अपनी सभी वुमेन ऑफिशियल्स जो कि टॉप पर थी उनको नसबंदी करवाने को कह दिया था और उन्होंने अपने बाकी डिसाइपल्स को भी सेम ऐसा ही करने को कहा था। अगर कोई भी महिला पुणे आश्रम में या रजनीशपुरम में प्रेग्नेंट हो जाती तो उसे 2 ऑप्शंस दिए जाते थे, एक तो अबॉर्शन के लिए हाँ कर दो या अपने पैसे छोड़ के यहाँ से चले जाओ। और सच बात ये भी है कि ऐसा हुआ भी। जब तक ये रजनीश का कल्ट रहा तब तक ओरेगन में एक भी बच्चा पैदा नहीं हुआ, 0 चिल्ड्रन। एक एक्स डिसाइपल कहती है कि भगवान ने अपने फॉलोअर्स को कहा था कि अगर कोई भी महिला बच्चा पैदा करती है तो उसे आत्मज्ञान प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि इससे उसकी वाइटल एनर्जी खत्म हो जाएगी। रजनीश के कम्यून में 50 बच्चे थे जो कि उनके पेरेंट्स के कम्यून में आने से पहले ही हो गए थे, और रजनीश ने यह कहा था कि अब ये बच्चे उनके माता पिता के नहीं बल्कि कम्यून के हैं। The children should be the responsibility of the commune, not of the family. और ये उन्होंने बोल तो दिया था, लेकिन इन बच्चों पर इतना भी ध्यान देते नहीं थे। वो कहा जाता है कि उन बच्चों से भी सेम इसी तरह गलत काम करवाए जाते थे। ऑस्ट्रेलिया की कंसर्न क्रिश्चियन ग्रोथ मिनिस्ट्री की 1983 की रिपोर्ट के हिसाब से
रजनीशपुरम में बच्चों को एक दूसरे के साथ सेक्सुअल एक्सपेरिमेंट करने के लिए कहा जाता। और एक सन्यासी ने यह भी कहा है कि बच्चे अक्सर माता पिता के सेक्सुअल इन्वॉल्वमेंट को देखते थे। वहाँ एक लड़की ने, जिसकी उम्र 11 से 13 साल तक थी, उसने इंटरव्यू में बताया कि उसके जैसी लड़कियों के अक्सर बड़े पुरुषों के साथ सेक्सुअल रिलेशंस होते थे। उसने ये भी बताया कि वो ऐसी लड़कियों को भी जानती है जिसकी उम्र 10 साल की है और वो एडल्ट लोगों के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप्स बनाती है। रजनीशपुरम में रहने वाले बेघर लोग जो थे, उन्होंने ओरेगोन मैगजीन में कम्युन पर कुछ एलिगेशंस लगाए। जैसे कि एक ने कहा कि जब वो वहाँ था तो उसने देखा कि एक 13 साल की लड़की 45 साल के आदमी के साथ कहीं जा रही थी। उस आदमी ने कहा कि उसने इस लड़की के साथ कई चीज़ें की हैं और ऐसा करते वक्त इस लड़की के पेरेंट्स भी वहाँ थे और वे इसे ओपन लव कहते हैं। अक्टूबर 2024 में द गार्डियन पर एक आर्टिकल पब्लिश हुआ, माई अब्यूज इन द ओशो रजनीश कल्ट हैज हॉन्टेड मी फॉर डिकेड्स, नाउ आई एम रेडी टू स्पीक आउट। ये बातें सरितो कैरोल ने कही है, जो कि 9 साल की थी तब इंडिया में आई थी 1978 में, क्योंकि इनकी जो मदर थी वो ओशो की डिसाइपल बन गई थी। इन्होंने इस आर्टिकल में कहा है कि एक दिन एक आदमी ने मुझे और एक दूसरी लड़की को अपने साथ जॉब करने के लिए उकसाया। हम दोनों सिर्फ 10 साल के थे। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की कि यह सिर्फ एक खेल है, लेकिन ये बहुत गलत लगा। सोचो, इन्होंने ये सब अब तक इतने सालों तक ये बातें छिपा के रख रखी थी। 2018 में वाइल्ड वाइल्ड कंट्री रिलीज हुई, तब इन्हें थोड़ी हिम्मत आई और इन्होंने रजनीश फेसबुक ग्रुप पर इनके साथ जो भी हुआ था वो शेयर किया। कुछ लोगों का सपोर्ट मिला, लेकिन बाकियों का जवाब कुछ ऐसा ही था, जैसे बच्चे बहुत मेच्योर लग रहे थे, या ऐसा नहीं है कि सभी बच्चों के साथ अब्यूज़ हुआ हो, ये बस आपके देखने का तरीका है। मतलब ऐसे कमेंट्स मिले। इन्होंने कुछ लोगों से जुड़ने की कोशिश भी की जो उनके साथ थे वो, लेकिन सब ने मना कर दिया। लेकिन 3 साल बाद 2021 में एक ने कॉल किया और कहा कि वो बात करने के लिए रेडी है, और ये सब मिले भी। बातों बातों में रजनीशपुरम की एक साथी ने बताया कि वो 70 लोगों के साथ सोई थी और एक ने कहा कि 150, और ये बात तब की है जब वो 16 साल की भी नहीं हुई थी। मतलब आप खुद सोचो कि उन पर क्या गुजरी होगी। प्रेम सरगम ने द टाइम्स के साथ इंटरव्यू किया। इन्होंने इंटरव्यू में अपने बचपन और ओशो के सेक्स कल्ट के बारे में खुल के बताया। वैसे ये सब उन्होंने चिल्ड्रन ऑफ द कल्ट इस डॉक्यूमेंट्री के रिलीज होने से पहले ही बता दिया था। इन्होंने कहा कि कल्ट की कुछ आइडियोलॉजीज थी, जैसे कि कल्ट का मानना था कि बच्चों को रेगुलरली देखना चाहिए और जो लड़कियां पुबर्टी से गुजर रही हैं उनको एडल्ट पुरुषों से गाइडेंस लेनी चाहिए। 12 साल की उम्र में सरगम को अमेरिका भेज दिया गया था और वो अपनी माँ के साथ ओरेगोन में एक आश्रम में रहने लगी थी, और उन्होंने कहा कि उस समय तक वो 50 से भी ज़्यादा बलात्कार का शिकार हो चुकी थी। जब रजनीश भारत में था तो उसके फॉलोअर्स प्रोस्टिट्यूशन और ड्रग्स और करेंसी की तस्करी करते थे। एक बात यह भी है कि रजनीश का पुणे में जो आश्रम था वहाँ रहने के लिए बहुत सारा पैसा खर्च होता था, और जब किसी फॉलोअर के पास पैसे खत्म हो जाते थे तो जाहिर सी बात है वो वहाँ रहने की परमिशन मांगता था, तो उसे किसी न किसी तरह से इलीगल तरीके से पैसे कमाने का मौका दिया जाता था। 1980 में ब्रिटिश साइकोलॉजी जर्नल एनर्जी एंड कैरेक्टर में एक आर्टिकल छपा था जिसमें रजनीश के एक्स फॉलोअर डेविड बोडेला का कहना था कि ईस्ट में एक वेल नोन रिलीजियस कम्युनिटी में सन्यासी पैसे जुटाने के लिए खुले बाजार में अपने शरीर को बेच रहे हैं या मास्टरबेशन शोज या प्रोस्टिट्यूशन के जरिए पैसे कमाते हैं। इसी कम्युनिटी में एक पॉलिसी है जो नशीली दवाओं के सेवन को बढ़ावा देती है या इसे लेने से मना करती है। हालांकि अनऑफिशियली कई सन्यासी नशीली दवाओं का धंधा कम्युनिटी के साथ आगे बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिन लोगों को कम्युनिटी में जगह खरीदने की ज़रूरत पड़ती है उन लोगों को वहाँ के हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स से मिलाया जाता है, जो कि ये सब छिपके किया जाता है। इसके बाद ये कहते हैं कि 5 या 6 किलो के भांग को सूटकेस के नीचे छिपाया जाता है और प्लेन के जरिए इसको एम्स्टर्डम और पेरिस के रास्ते से मॉन्ट्रियल में पहुंचाया जाता है और वहां इसकी तस्करी की जाती है, जहां उन्हें 9,000 यूरोस यानी लगभग $20,000 में बेचा जाता है। इसमें से ड्रग्स गिरोह 6,000 यूरोस लेते हैं और जो तस्करी करता है वो 3,000 यूरोस। कई सन्यासी ये सब करते हुए पकड़े भी गए हैं और जेल की सज़ा भी काट रहे हैं, और उनमें से 2 ने, एक तो इंग्लिश वुमेन है जिसका नाम मार्गोट गॉर्डन है और एक स्वीडिश वुमेन है जिसका नाम मारिया क्रिस्टिना है। इन्होंने अपने डिफेंस में ब्रेन वॉशिंग का यूज़ किया है कि हमें ब्रेन वॉश किया गया था ताकि उन्हें सज़ा कम मिले। ये क्लियर नहीं है कि रजनीश के लोगों ने इस तरह की क्रिमिनल एक्टिविटीज़ अमेरिका में किस हद तक की है, लेकिन 1983 की गर्मियों में रजनीश के 3 इंडियन फॉलोअर्स को बॉम्बे पुलिस ने गिरफ्तार किया और उन पर पुणे में रजनीश फाउंडेशन से सैकड़ों हज़ारों अमेरिकी डॉलर की तस्करी करके ओरेगोन में ले जाने की कोशिश करने का आरोप लगाया गया था। और उनमें से एक ने तो एक्सेप्ट भी किया
कि उसने इंडियन ब्लैक मार्केट से खरीदी गई विदेशी मुद्रा को अमेरिका में रजनीश के लोगों तक पहुंचाया भी था। और उसी समय इन्वेस्टिगेशन करने वाले लोग ये भी अंदाजा लगा रहे थे कि रजनीश की जो 93 रोल्स रॉयसेस है, जैसा कि कहा जाता है कि ये डोनेट की गई थी, हो सकता है कि ये जो इलीगली कमाए हुए पैसे थे उनको लीगल बनाने का एक तरीका हो। अब जैसा कि मैंने पिछले वाले वीडियो में कहा था कि रजनीश का भारत छोड़ के अमेरिका जाने के मेन 2 रीज़न थे। एक तो ये कि आश्रम पर वहाँ की सरकार द्वारा टैक्स बहुत लगाया जा रहा था, दूसरा ये कि रजनीश के फॉलोअर्स बहुत हो गए थे और उतनी जगह भी नहीं थी वहाँ पर। लेकिन इसका तीसरा रीज़न भी हो सकता है, वो ये है कि आश्रम और पुणे के लोगों के साथ रिलेशनशिप ये वैसा ही है जैसा कि अमेरिका में था। जैसा कि एंटीलोप में रहने वाले आम लोग और रजनीश के बीच झगड़े, पुणे में ये सब किसी एक लैंडलॉर्ड के साथ हो सकता है। लेकिन यहाँ आश्रम ने ज़मींदार के खिलाफ चार्जेस फाइल कर दिए, ये कि उसने वहाँ की एक फीमेल डिसाइपल पर हमला किया था। ज़मींदार ने यह कहा कि उस पर रजनीश के लोगों ने एक झूठा आरोप लगाया है, उसे फंसाया गया है क्योंकि उसने उन्हें कुछ चीज़ें देने से मना कर दिया था, जैसे कि वोटर राइट्स। और इंडिया में किसी भी समस्या से दूर निकलने का यह सबसे कॉमन तरीका है और यह तरीका कारगर भी साबित होता है, ये कि सामने वाले इंसान पर छेड़छाड़ का आरोप लगा दो और सामने वाला इंसान भी बेचारा कुछ नहीं कर सकता ऐसे केसेस में। अब रजनीश का कल्ट जैसे घटिया तरीकों का यूज़ केवल बाहर के लोगों के लिए ही नहीं करता था जो उनका विरोध करते थे ऐसे लोग, बल्कि वो इसका यूज़ उसके फॉलोअर्स के साथ भी करता था, उनको अट्रैक्ट करने के लिए, ताकि वो लोग उसके कंट्रोल में रहे। ऐसा करने से 2 लोगों के बीच बॉन्डिंग बढ़ जाती थी और उन्हें एक दूसरे से प्यार हो जाता था और ऐसे में उनका आश्रम छोड़ना और भी मुश्किल हो जाता था। रोजेलिन नाम की एक डिसाइपल जो इंडिया में रजनीश के आश्रम में 6 महीने तक थेरेपी ग्रुप से गुजरी थी, उसने मैककॉर्मिक को बताया कि आश्रम में सेक्सुअली प्रोमिस्क्यूअस बिहेवियर और आश्रम के नोटोरियस ग्रुप सेक्स ऑर्गीज में भाग लेने के लिए खासकर महिलाओं पर साइकोलॉजिकल दबाव डाला जाता था। और ये दबाव बस साइकोलॉजिकल तक ही सीमित नहीं होता था, कई बार ये वायलेंस में भी बदल जाता था। एक जर्मन एक्स डिसाइपल एक्कार्ट ने बताया कि उसने एक महिला सन्यासी का 2 लोगों द्वारा रेप होते देखा और उन्होंने जब उसे रोकने की कोशिश की तो ग्रुप के लीडर ने उसे रोक दिया और उसने बाद में समझाया कि उसका रेप होना ज़रूरी था। वेनीरियल डिसीजेस यानी यौन रोग, खासकर गानोरिया और हर्पीस, पुणे आश्रम में फैले हुए थे। रोजेलिन ने कहा कि जब वो आश्रम में थी तो उस वक्त गानोरिया की भयंकर महामारी थी और एक आदमी के बारे में बताया जिसने 1 हफ्ते के तंत्र ग्रुप के दौरान कम से कम 10 महिलाओं को इन्फेक्टेड किया था। और इसी की वजह से रजनीशपुरम में इसका बहुत अच्छे से ध्यान भी रखा गया कि किसी को भी सेक्सुअल डिसीजेस ना हो। एक बात यह भी कही जाती है कि रजनीश का जो बोलने का तरीका था वो कुछ ऐसा था कि सुनने वाला एक तरह से हिप्नोटाइज हो जाता था, सम्मोहित हो जाता था। और यही बात आपको चेक करना हो तो आप यूट्यूब पर सर्च करके उनका कोई सा भी वीडियो देख सकते हो। आप ये भी देखेंगे कि उनके कई वीडियोस पर थंबनेल क्लियर नहीं है और ये उतनी परफेक्ट भी नहीं है, लेकिन फिर भी लोग क्लिक करके सुनते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि कई लोग उन्हें बस सुनना चाहते हैं, भले ही उस वीडियो से उनकी प्रॉब्लम सोल्व हो रही हो या ना हो रही हो। फिर भी जोश बरान ने मैककॉर्मिक को बताया कि रजनीश और उनके असिस्टेंट लोगों को कंट्रोल करने में और मैनिपुलेट करने में बहुत ही माहिर थे। उन्हें इसकी कई टेक्निक्स भी पता थी जो कि ज़्यादातर पूर्वी धर्मों से ली गई थी। उनकी टेक्निक्स में चैंटिंग, मेडिटेशन, सूफी डांसिंग, लंबे समय तक लाइट्स में घूमना और पावरफुल म्यूज़िक, ये सब था, जो कि ये सभी चीज़ें मन की अवस्था को एक तरह से बदल देती थी। पोर्टलैंड के लुइस एंड क्लार्क कॉलेज में रिलीजियस स्टडीज़ की एसोसिएट प्रोफेसर कैथलीन मैकलॉगलिन 1977 से 78 तक पुणे यूनिवर्सिटी में थी और ये कई बार रजनीश के आश्रम में उनके लेक्चर्स सुनने के लिए भी गई थी। इनका कहना था कि रजनीश की भाषा का उपयोग अद्भुत है, वे एक सम्मोहक और सुंदर वक्ता है जो अपने श्रोताओं से मानसिक रूप से जुड़े हुए हैं। अब बात मेरे पिछले वाले वीडियो की करते हैं। इस वीडियो में कुछ कमेंट्स ऐसे हैं जिसमें वो रजनीश को भगवान समझते हैं, यानी कि गॉड। ये अच्छी बात है, लेकिन इस पर आपके भगवान की खुद की क्या राय है, ये तो आपको पता होना ही चाहिए ना। तो देखो अब आप इस पर उनकी राय। ये उन्होंने तब कहा था जब एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा था कि क्या तुम खुद को भगवान समझते हो। My God, there is no God. So how can I consider myself a God? God is the greatest lie invented by man. सुना ध्यान से, आपका भगवान भी चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि यहाँ कोई भगवान नहीं है, लेकिन इतना उनको सुनने के बाद आप वहीं अटके हो। एक और क्लिप है जिसमें उन्होंने भगवान पर कहा है। ये उन्होंने तब कहा था जब एक फॉलोअर ने उनसे पूछा था, डू यू रियली बिलीव दैट गॉड डज नॉट एग्जिस्ट? I do not believe that God does not exist. I know for sure He does not exist.
and thank God that he does not exist. इस वीडियो पर 150 से भी ज़्यादा कमेंट्स हैं, जिसमें 90% से ज़्यादा कमेंट्स तो मैंने जो कहा है उसके अगेंस्ट ही है। मतलब ये चीज़ ही बताती है कि आप रजनीश के कितने अंधे भक्त हो। यानी आप सब ने तो एक तो खुद उन्हें समझा नहीं है और आप मुझे समझाने चले हो। एक ने तो साफ साफ बोल भी दिया है, हम सभी ओशो के अंध भक्त हैं, उसके बारे में कुछ भी बुरा सुन नहीं सकते हैं। एक ने तो अपने कमेंट में 3 बार बिलीव वर्ड का यूज़ किया है। सही जानकारी दो, नहीं तो चैनल को एक ही दिन में बंद करवा देंगे। बेवकूफ़, रजनीश नहीं भगवान कहो। अब आपके इस विश्वास पर रजनीश का खुद का क्या कहना है ये सुनो। The moment you believe in someone, you lose intelligence. Belief is almost like poison to your intelligence. I say to you not to believe in anyone, including me. इन 150 से भी ज़्यादा कमेंट्स में एक सबसे कॉमन कमेंट था, बच्चा है अभी तू अभी बच्चा है, अभी तुम बच्चे हो, बच्चा राम, और ऐसे बहुत है। और एक ने तो पूछा भी है, भाई आपकी एज क्या है? मैंने सोचा कि इसका जवाब मैं खुद दूंगा, लेकिन इसका जवाब भी तुम लोग ओशो से ही सुन लो। How old are you? I'm ancient. You can see at me, in my eyes, you will see the whole past of humanity. और एक बात और, मुझसे लड़ो मत। जागो, जागने का नाम ही बुद्धत्व है। जागो जीवन से, जागो मृत्यु से, बस जागो। जो जाग गया उसने जीवन का परम धन पा लिया है।